नमस्कार, मैं सुरेश कुमार इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और उसमें कुषाण वंश नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। हमने मौर्योत्तर काल के तहत शुंग, पश्चिमी क्षत्रप, सातवाहन के विषय में अध्ययन किया। आज हम कुषाण वंश में के विषय में अध्ययन करेंगे। कुषाण जाति का परिचय। चीनी इतिहासकारों के अनुसार कुषाण लोग युहची जाति की शाखा के थे और उत्तर पश्चिमी चीन के कांसू नामक प्रांत में रहते थे। उन्होंने युहची के शक्तिशाली कबीले को पराजित कर पश्चिमी चीन से निष्कासित कर दिया। तत्पश्चात ये जाति अनेक खानाबदोश जातियों से संघर्ष करती हुई बैक्टेरिया और आक्सस नदी की घाटी में बस गई, किंतु अपने इस नवीन आवास में ये जाति अधिक काल तक नहीं ठहर सकी, क्योंकि वुशुन जाति ने उसको वहाँ से खदेड़ दिया। विवश होकर युहची लोग आक्सास नदी पार कर ताइया या तुषार प्रदेश में प्रविष्ट हुए, जहाँ के अधिकांश निवासी व्यापारी थे और उनमें न तो दृढ़ राजनीतिक संगठन था और न उनकी प्रवृत्ति युद्ध करने की थी। फलते उन्होंने युहची लोगों की अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ पर रहते हुए युहची लोगों ने अपनी शक्ति संकित की तथा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में अपने घुमक्कड़ जीवन का परित्याग कर स्थायी जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। इस समय युहची जाति 5 भागों में विभक्त हो गई और प्रत्येक के ऊपर एक ही शाह या शाही शासन करता था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुवई सुआंग का राज्य कुषाण नामक शाही या सरदार को मिला। उसने शेष राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने अधीन कर लिया और एक विशाल राज्य का निर्माण किया। कुषाण के अधीनता में हो जाने पर समस्त युहची जाति को कुषाण कहा जाने लगा। इस प्रकार कुषाण युहची जाति की ही एक शाखा थी। जिस कुषाण ने विशाल राज्य का निर्माण किया था उसका नाम कुजुल-कदपसीस था। अब हम पढ़ेंगे कुजुल-कदपसीस। कुजुल-कदपसीस के नेतृत्व में कुषाण जाति ने एक संगठन ने एक दृढ़ राजनीतिक चेतना उत्पन्न की हो गई। कदपसीस एक वीर योद्धा और कुशल नेता था। अपनी शक्ति संकित करने के बाद उसने अपने घोड़े की बाग भारतीय सीमा की ओर मोड़ी। उसने हिंदुकुश पार किया और पार्थियन प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। काबुल में जिस यूनानी सत्ता का सिक्का जमा हुआ था, कदपसीस ने उसे उखाड़ फेंका। उसने दक्षिण अफगानिस्तान को भी जीत लिया। उसने जिस साम्राज्य की स्थापना की वह आक्सस नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था। उसने महाराज महन तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। विम कदपिसस। कुजुल कदपिसस का उत्तराधिकारी विम कदपिसस अथवा कदपसीस द्वितीय हुआ। कदपिस द्वितीय ने अपने पिता से प्राप्त राज्य का विस्तार किया। भारत में उसने संपूर्ण पंजाब और संभवतया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा और कुछ विद्वानों के अनुसार बनारस तक के क्षेत्र को जीत लिया था। वस्तुतः वह प्रथम कुषाण सम्राट था जिसके साम्राज्य की सीमाएं चीन और रोम के साम्राज्यों से मिलती थी। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल आदि की आकृतियां मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि वह हिंदू शैव संप्रदाय का अनुयायी था। उसकी अनेक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है जो उसने रोम से प्राप्त होने वाले सोने से बनवाई थी। इस वंश का तीसरा महान शासक कनिष्क हुआ, जिसको प्राचीन भारत के महान सम्राटों में गौरवशाली स्थान प्राप्त है। अब नेक्स्ट है कनिष्क प्रथम। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और प्रतिभाशाली सम्राट था। कदपिसस द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके विभिन्न क्षत्रपों सरदारों में जो सत्ता संघर्ष हुआ उसमें कनिष्क विजयी रहा। कनिष्क तिथि। कनिष्क की तिथि निर्धारण की समस्या प्राचीन भारतीय इतिहास की जटिल समस्याओं में से एक है। कनिष्क की तिथि के बारे में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर फ्लीट का मत है कि कनिष्क ने दोनों कदपिसों
यानी कुजुल कदफिस और भीम कदफिस के पहले शासन किया, और उसने जिस नए संवत का प्रचलन किया था वे कालांतर में विक्रम संवत के नाम से विख्यात हुआ। कनिंघम, हडसन तथा प्रांके ने इस मत का समर्थन किया है। मार्शल तथा स्मिथ के अनुसार कनिष्क का शासनकाल 125 ईसा पूर्व अथवा 144 ईस्वी सन के प्रारंभ में हुआ और ईसा की द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्ध में समाप्त हुआ, किंतु डॉक्टर रायचौधरी ने इस मत का खंडन किया है। फर्ग्यूसन, टॉमस बनर्जी, रेपसन आदि अनेक विद्वानों के अनुसार कनिष्क ने 78 ईस्वी वाले उस संवत की स्थापना की थी जिसका नाम बाद में शक संवत पड़ा। अधिकांश आधुनिक विद्वान कनिष्क संवत का समीकरण शक काल के साथ करते हैं। डॉक्टर डी.सी. सरकार का कथन है कि यदि कनिष्क संवत का समीकरण शक काल के साथ स्वीकार कर लिया जाए तो कनिष्क ने 78 ईस्वी सन से लेकर 101-102 ईस्वी तक शासन किया। अधिकांश विद्वानों का मत है कि कनिष्क का राजारोहण लगभग 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क की दिग्विजय। सिंहासन पर बैठते ही कनिष्क ने दिग्विजय की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम उसने कश्मीर की घाटी को अधिकृत किया। इसकी पुष्टि कल्लन के विवरण से होती है। उसका कथन है कि कनिष्क के द्वारा कश्मीर में कई नगरों की स्थापना की गई थी। इसके बाद कनिष्क ने पश्चिम में पार्थियन नरेश को पराजित किया। चीन, तिब्बत और पंजाब के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कनिष्क ने साकेत और पाटलिपुत्र पर भी अधिकार किया। पाटलिपुत्र के शासक को संधि करनी पड़ी। इस संधि के फलस्वरूप कनिष्क को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और दार्शनिक कवि अश्वघोष से भेंट करने का अवसर मिला। अश्वघोष को कनिष्क अपने साथ राजधानी ले गया और वहां उसका राजकीय सम्मान किया गया। कनिष्क ने चीन के विरुद्ध भी युद्ध किया। इस युद्ध में पहले तो कनिष्क को असफलता में ही हाथ लगी, किंतु बाद में उसने चीन के सम्राट को अपनी शर्तें मानने के लिए बाध्य कर दिया। इस युद्ध का विवरण हमें बौद्ध अनुश्रुतियों से भी प्राप्त होता है। इस विवरण के अनुसार चीन देश का प्रसिद्ध सेनानायक पांचाओ बड़ा वीर और सफल विजेता था। ईसा की पहली शताब्दी के अंतिम भाग में उसने कासगर, यारकंद और खोतान पर प्रभुत्व स्थापित किया। कनिष्क जैसा महत्वाकांक्षी शासक पांचाऊ की बढ़ती हुई शक्ति को सहन करने वाला नहीं था। जब पांचाऊ कैस्पियन सागर के तट पर रोमन साम्राज्य की सीमा पर खड़ा था, कनिष्क ने चीनी सम्राट की भांति देवपुत्र की उपाधि धारण की और अपना एक दूत भेजकर चीनी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। पांचाऊ ने कनिष्क का प्रस्ताव अत्यधिक अपमानजनक लगा और उसने युद्ध की तैयारी कर ली। उधर कनिष्क ने अपने सेनानायक की अधीनता में 70,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना पांचाऊ के विरुद्ध भेज दी। पांचाऊ ने इस सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया और कनिष्क की संधि करने के लिए विवश होकर आना पड़ा। उसने चीनी सम्राट को वास्य कर देना स्वीकार किया। पांचाऊ की मृत्यु के बाद कनिष्क ने अपनी पराजय का बदला लेने निश्चय किया और एक शक्तिशाली सेना के साथ उसने चीन पर आक्रमण कर दिया। इस बार उसे सफलता मिली। चीन के सम्राट को वार्षिक कर भेजने के अपमानजनक रंश से मुक्त हो गया। इतना ही नहीं, उसने कासकर, यारकंद और खोतान के चीनी प्रदेश को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। कनिष्क के साम्राज्य में भारत के बाहर अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, कासगर, यारकंद, खोतान निश्चित रूप से सम्मिलित थे। भारत में उसके साम्राज्य में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, राजस्थान, मालवा, काठियावाड़ आदि सम्मिलित थे। संक्षेप में उसका साम्राज्य पूर्वी बिहार से लेकर पश्चिम में खुरासान तक और उत्तर में खोतान से लेकर दक्षिण में कोंकण तक विस्तृत था। इसकी राजधानी पेशावर फिरोजपुर थी। कनिष्क का धर्म। डॉक्टर रायचौधरी का कथन है कि कनिष्क की कीर्ति उसकी विजयों की अपेक्षा शाक्य मुनि के धर्म के राजाश्रय प्रदान करने पर अवलंबित है। उसकी मुद्राओं तथा पेशावर
अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने संभवतः अपने शासनकाल के आरंभ में ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कनिष्क पहले अशोक की भांति रक्त पिपासु और क्रूर था, किंतु बाद में उसने अपने निकृष्ट कार्यों पर क्षोभ हुआ और उसने प्रायश्चित के रूप में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इस संबंध में कनिष्क के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अशु घोष से भी प्रभावित हुआ। उसने अपनी राजधानी फिरोजपुर पेशावर में एक बौद्ध संघाराम का निर्माण कराया था। यह बौद्ध विहार एक बौद्ध तीर्थ के रूप में 9वीं शताब्दी तक विद्यमान था, जबकि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वीरदेव ने इसकी यात्रा की थी। चीनी यात्री फाहियान और रेवेनसांग ने भी इसका उल्लेख किया है। यद्यपि कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, किंतु उसने धार्मिक विषयों में अपने उदार दृष्टिकोण का परिचय दिया। उसके विस्तृत साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के अनुयायी निवास करते थे। उन सभी के प्रति कनिष्क ने धार्मिक निष्पक्षता और सहिष्णुता का व्यवहार किया। उसके सिक्कों से उसकी धार्मिक निष्पक्षता का परिचय प्राप्त होता है। कनिष्क के चलाए हुए सिक्के दो प्रकार के थे। एक प्रकार के सिक्कों की लिपि यूनानी है और दूसरे प्रकार के सिक्कों की लिपि ईरानी है। इन सिक्कों पर यूनानी, ईरानी और हिंदू देवताओं के चित्र मिलते हैं। इन देवताओं के नाम हैं हेराक्लीज, सेरापीज, सूर्य, चंद्र, शिव, अग्नि आदि। उसकी राजसभा को सभी धर्मों के अनुयायी गुणवान व्यक्ति अलंकृत करते थे। बौद्ध संगति प्रचलित धार्मिक गुत्थियों को सुलझाने तथा विवादास्पद विषयों का हल निकालने हेतु कनिष्क के समय बौद्ध संगति का आयोजन करना अनिवार्य हो गया था। बौद्ध ग्रंथों से भी कनिष्क के राजत्व काल में बौद्ध संगति के आयोजन की पुष्टि होती है। उनके अनुसार भी इस संगति का उद्देश्य विवादास्पद सिद्धांतों को हल निकालने का था। कनिष्क ने बौद्ध भिक्षु पार्श्व की मंत्रणा से चतुर बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन विहार में किया। वसुमित्र को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा अशोक घोष को उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालना था। इस सभा में लगभग 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया। इस सभा में धर्म के गूढ़ और जटिल स्थलों की परस्पर तर्क वितर्क द्वारा पूर्ण रूप से विवेचना की गई। इसी सभा में हुए वाद विवादों के आधार पर एक भाष्य संकलित किया गया। यह भाष्य विभाषा शास्त्र कहलाए। त्रिपिटक एक प्रामाणिक भाष्य की रचना की गई, जिन्हें कनिष्क ने ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण करवाया। उनके पत्र के एक संदूक में रखकर उसके ऊपर एक स्तूप का निर्माण करवाया गया। महायान संप्रदाय की प्रधानता होने के कारण महायान को राजधर्म घोषित किया गया और कनिष्क उसका संरक्षक बना। प्रोफेसर एन घोष ने लिखा है कि इस दर्शन की कतिपय नवीन विचार सारणियों के विकास के प्रकाश में धर्म ग्रंथों को नए ढंग से लिपिबद्ध किया। नवीन लिपिकरण में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। संगीति का दूसरा कार्य बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजधर्म के रूप में देना था, जिसके प्रचार के लिए कनिष्क उसका संरक्षक था। इस संगति का अधिवेशन 6 मास तक चला। कनिष्क का निधन। कहा जाता है कि कनिष्क का निधन दुखद रूप में हुआ था। उसके सरदार और सेनापति उसकी युद्ध नीति से तंग आ चुके थे, अतः उन्होंने अपने सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसका वध करवा दिया। कनिष्क ने कम से कम 23 वर्ष तक राज्य किया। तदनुसार उसकी मृत्यु 78 + 23 = 101 ईस्वी के लगभग हुई होगी। कनिष्क का मूल्यांकन। कनिष्क कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ महान प्रतापी शासक था। जहाँ एक और उसकी सैन्य सफलताएं हमें समुद्रगुप्त का स्मरण कराती है, तो दूसरी तरफ उनकी बौद्ध धर्म के प्रति की गई अमूल्य सेवाएं हमें महान अशोक की याद दिलाती है। उसने अपने बाहुबल से बौद्ध धर्म के प्रति की गई अमूल्य सेवाएं हमें उसने अपने बाहुबल से भारत में एक विशाल भूभाग पर अपनी विजय पताका फहराई थी। उसने अपने पूर्वजों द्वारा विरासत में जो राज्य प्राप्त किया उसने न केवल रक्षा की थी, बल्कि उसकी सीमा का विस्तार भी किया। यद्यपि चीनी सेनानायक पांचाऊ के साथ
युद्ध करने के को जाती हुई उसकी सेना पर्वतीय मार्ग की कठिनाइयों के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसी कारण उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। तथापि उसने कुछ समय बाद अपने अपमान का प्रतिशोध लेकर अपनी महत्व को संतुष्ट किया। उसने भारत के बाहर भी यारकंद, कासगढ़, खोतान तथा खोतान प्रांत हस्तगत किए तथा पार्थियन राजाओं को नतमस्तक किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भी उसकी राज्य विस्तार नीति में शिथिलता नहीं आई। वह न केवल सफल सेनानायक और कुशल विजेता ही था, बल्कि उच्च कोटि का शासन प्रबंधक भी था। मौर्यों के पतन के बाद कनिष्क के सर्वप्रथम उत्तरी भारत में शांति व्यवस्था स्थापित की थी। कनिष्क स्थानीय परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं का अत्यधिक ध्यान रखता था, इसीलिए उसके शासनकाल में जनता सर्वत्र सुखी और समृद्ध थी। उसकी राजधानी पेशावर पुरुष पूर्व की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण सुदूर देशों से निष्कंटक व्यापार होता था। बौद्ध धर्म के इतिहास में अशोक की भांति कनिष्क का भी महत्वपूर्ण स्थान है। महायान बौद्ध धर्म की शाखा को उसने राजधर्म घोषित कर राजाश्रय प्रदान किया। उसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई, जिसने महायान संप्रदाय को बौद्ध धर्म का स्वीकृत रूप प्रदान किया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करके भी उसने अशोक की भांति अपने समस्त प्रजा के साथ सहिष्णुता प्रदर्शित की। कनिष्क साहित्य का संरक्षक भी था। अशोकघोष कुषाण युग की साहित्यिक प्रगति का अग्रदूत था। तथागत महात्मा बुद्ध के जीवन पर लिखा हुआ उसका महाकाव्य बुद्ध चरित्र अग्रदूत था। तथागत महात्मा बुद्ध के जीवन पर लिखा गया महाकाव्य बुद्ध चरित्र संस्कृत काव्य की एक उज्ज्वल एवं दीप्यमान वाणी है। अशोक घोष ने दूसरी कवित कृति सौंदरानंद है। अशोक घोष एक नाटककार भी था। अनुसूचियों के अनुसार उसने 3 नाटक का प्रकटन किया था। प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने दर्शन के ग्रंथों की रचना की। माध्यमकारिका और सुवर्णलेखा उसके 2 विख्यात ग्रंथ हैं। वसुमित्र भी इस युग का प्रसिद्ध दार्शनिक था। चरक को कनिष्क का राजवेद बताया गया है। उसने चिकित्सा शास्त्र पर अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि आज से बहुत पहले इस ग्रंथ का अरबी तथा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। चिकित्सा विज्ञान में चरक के सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अशोक की भांति कनिष्क भी कलानुरागी तथा भवन निर्माता था। उसने भी अनेक बौद्ध चैत्यों का निर्माण करवाया तथा नवीन नगरों की स्थापना की। कनिष्क के काल में हो गई और अब बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण किया जाने लगा। कनिष्क के उत्तराधिकारी। कनिष्क के बाद उसका पुत्र वशिष्ठ उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके विषय में हमें विशेष जानकारी नहीं मिली। वशिष्ठ के बाद उसका पुत्र हुविष्ठ कुशन सम्राट बना। उसके सिक्कों तथा अभिलेखों से प्रमाणित होता है कि वह एक शक्तिशाली सम्राट था और उसके कनिष्क के साम्राज्य को पूर्ववत बनाए रखा था। हुविष्ठ के बाद वासुदेव कुषाण साम्राज्य का स्वामी हुआ। वह इस वंश का अंतिम सम्राट था। उसके समय में से ही इस राजवंश का पतन प्रारंभ हो गया। पतन के कारण। कुषाण साम्राज्य के पतन के लिए कई कारण उत्तरदायी थे। मुख्य कारण स्वयं कुषाण साम्राज्य का संगठन सुव्यवस्थित न होना था। वे केवल सैनिक शक्ति पर आधारित था। सैनिक शक्ति के क्षीण होते ही साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। दूसरा कारण पश्चिम में उदीयमान सासानी शक्ति के निरंतर आक्रमणों के बाद में श्वेत हूणों के निरंतर आक्रमण से। तीसरा कारण भारत की स्थानीय जातियों तथा गणराज्यों द्वारा अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करना था। सर्वप्रथम उसके शक क्षत्रप स्वतंत्र शासक बन बैठे। बाद में भारतीय गणराज्यों योधे, कुनिंद, अर्जुनायन आदि ने पूर्वी पंजाब तथा राजपूताना में अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली। मथुरा एवं मध्य भारत में नागवंशी बारहसियों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए।
इस प्रकार हमने कुषाण वंश के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।